हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, हम सब क्या स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में? पेपर नंबर 2। एक बार चिकार लगाओ, पेपर नंबर 2 का नाम क्या था? कॉर्पोरेट एंड। पहले ना हम लास्ट क्लास वाला रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले हमें लास्ट क्लास वाला रिवाइज करना होगा। तो पेपर नंबर 2 स्टार्ट करा है जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है ना? और ये बताओ एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? कितने का? 100, ठीक है ना? 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा। और अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूं तो 70 मार्क्स का क्या रहने वाला है अपना? आवाज में दम नहीं। 70 मार्क्स का अपना क्या रहने वाला है? और 30 मार्क्स का बच्चे? और सब्जेक्टिव में बात करूं, या तो आपको आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर क्या आएंगे? केस स्टडीज। और जब अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आएंगे क्या? एमसीक्यू। बोलना पड़ेगा, क्या आएंगे? और एमसीक्यू भी दो तरह के होंगे, कौन कौन से? इंटीग्रेटेड एमसीक्यू या फिर। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज लॉ। एक बार बोलना बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था क्या? लॉ क्या होती है? इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। समझ आ गया आपको लॉ क्या होती है? अच्छा, फिर मैंने बताया था हमारे देश में लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन सी है, ये आपको बताया है आर्टिकल नंबर 245 ने। और बताओ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कितनी बोली गई? 2। पहली का नाम, दूसरी का नाम। फिर इस बात को भी स्प्राइट कर दिया गया। स्प्राइट मतलब क्लियर, कि कौन से मैटर पर कौन लॉ बनाएगा, है ना? तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 246, रेड विद शेड्यूल। तो बताओ बेटा, उन्होंने वहां पर कितने तरह की लिस्ट दे रखी है? 3। पहली लिस्ट का नाम, दूसरी लिस्ट का नाम, और तीसरी लिस्ट का नाम। फिर मैंने आपको इस लिस्ट के अंदर एक नंबर याद कराया था, 976647, यानी 97 मैटर्स ऐसे हैं, 97 एंट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर, जो यूनियन लिस्ट में कवर करी है, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और बताओ बेटा, 66 मैटर्स ऐसे हैं, कितने मैटर्स ऐसे हैं? 66, जिस पर जो किसमें कवर करे गए? स्टेट लिस्ट में। जो किसमें कवर करेंगे बेटा? स्टेट लिस्ट में। समझ आ रहा है? तो यानी ये स्टेट लिस्ट से रिलेटेड लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे। लेकिन थर्ड कैटेगरी अपनी कौन सी थी? कॉनकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर जो लॉ बनाएंगे वो दोनों मिलकर बनाएंगे। कौन कौन? पार्लियामेंट प्लस। समझ आ रहा है आपको? फिर अगर मैं कोर्स कंटेंट की बात करूं, अगर मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट की बात करूं, तो आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ, और ये भी आपका कितने का आएगा? 70 मार्क्स। और दूसरी तरफ कौन है? अदर लॉज, ये कितने के आएंगे? 30 मार्क्स। तो अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ की बात करूं, तो इसके अंदर 2 डिवीजन है। कॉर्पोरेट लॉ का वैसे मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ का वैसे मतलब क्या होता है? कंपनी पर लगने वाले लॉ। लेकिन हमें उनमें से वन ऑफ द लॉ ही पढ़ना है। कंपनी पर लगने वाले लॉ में से हमें उनमें से वन ऑफ द लॉ ही पढ़ना है, और उस वन ऑफ द लॉ का नाम है द कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है, 13। वेरी गुड। फेब के महीने में ना ये वर्ड ज्यादा निकलते हैं, है ना? और कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं कितने? 470। लेकिन काउंट करने बैठोगे तो रीजन क्या है? कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स वाले भी सेक्शंस हैं, है ना? तो अगर मैं 470 सेक्शंस की आपके साथ बात करूं, तो क्या हमारे को 470 सेक्शंस पढ़ने हैं? तो जवाब आता है ना। हमें उनमें से सिर्फ कितने पढ़ने हैं? सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक। बोलना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक। और साथ में एक और चैप्टर नंबर, जो चैप्टर नंबर 22 है, उसमें कहां से होंगे? सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 तक ये पढ़ने होंगे। और 1 से लेकर 148 तक कितने चैप्टर्स कवर्ड हो गए अपने? कितने? 10 चैप्टर्स अपने कवर्ड हो चुके हैं, है ना? तो 10 वो चैप्टर्स हो गए, प्लस एक
चैप्टर नंबर 22 कंपनी लॉ का हो गया, तो टोटल 11 चैप्टर्स तो आउट ऑफ 15 यही है अपने कोर्स में। 12 चैप्टर का नाम है एलएलपी लॉ से, यहां पर मतलब क्या है, एलएलपी एक्ट से। समझ आ रहा है आपको? तो 12 चैप्टर ये हो गए और अदर लॉ के 3 है। पहले का नाम द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, एक बार फिर सारे बच्चे बोल देंगे क्या? अच्छा, दूसरा क्या आ गया? द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब लॉ पढ़ने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ प्राइमरी रूल्स और कुछ सेकेंडरी रूल्स, लॉ पढ़ी कैसे जाती है ना। और लास्ट फेमा, फेमा 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये सब हमने पढ़ने हैं ओवर द कोर्स। यानी हमारे को ये पता चल गया, हमारे को कोर्स का आइडिया हो गया, लगभग 15 चैप्टर्स है अपने लॉ में जो हमने करने हैं। फिर सवाल ये उठा, देखो हमें पढ़ना तो कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, जीसीए पढ़ना है यानी जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ना है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना है, पर आईसीएआई ने हमारे सब्जेक्ट का नाम एक्ट की जगह लॉ क्यों रखा? क्योंकि आईसीएआई कहता है लॉ इज अ वाइडर टर्म, लॉ इज अ लॉ के अंदर एक्ट तो जस्ट एक क्या है, पार्ट। तो एक एक पार्ट, एक्चुअल में लॉ के अंदर 8 चीजें आ जाती है, लॉ के अंदर 8 चीजें आ जाती है, लॉ के अंदर। और उनमें से मैंने फर्स्ट थिंग डिस्कस करनी है, अभी जस्ट स्टार्ट ही करी थी, और उनमें से पहली का नाम क्या था? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता था? रूल्स मेड बाय द, एक्ट का मतलब क्या होता था? रूल्स मेड बाय द, यानी जो रूल्स पार्लियामेंट बनाती है। सच्ची बताना, पार्लियामेंट ने बनाया? पार्लियामेंट ने तो सिर्फ अप्रूव कर है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जल्दी बताओ? किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर पर प्रॉब्लम आती है तो उसकी मिनिस्ट्री को बुलाया जाता है और मिनिस्ट्री को कहा जाता है इस प्रॉब्लम के क्या तैयार करो, कुछ रूल्स, इस प्रॉब्लम के क्या तैयार करो, कुछ रूल्स। और वो रूल्स लिखते कौन है? वो रूल्स लिखते कौन है? और उन्होंने रूल्स पूरे लिख दिए, तो जहां सारे रूल्स उन्होंने लिखे उस टुगेदर उस बुकलेट को मैं क्या नाम दूं? प्रपोज ड्राफ्ट या बिल। और ये प्रपोज ड्राफ्ट और बिल अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ। हमारे देश पे लगेगा या नहीं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो फिर अब क्या होगा, जल्दी बताओ? ये प्रपोज ड्राफ्ट और बिल हम कहां पर लेकर जाएंगे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन से हाउस में? बोलना पड़ेगा, कौन से हाउस में? लोअर हाउस को आप क्या कहते हो? लोकसभा। आड़ दो, लोअर हाउस को आप क्या कहते हो? या फिर हाउस ऑफ, या फिर हाउस ऑफ। और बताओ बेटा, अगर वहां पर जो लोग बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एमपी। बोलना पड़ेगा, वहां पर जो लोग बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एमपी। बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बताओ बेटा, उन्होंने अगर उनके सामने हमने बिल रखा और उनसे पूछा तुम हाँ कर या ना कर, और अगर मेजोरिटी में हाँ आ गई तो इट मींस ये बिल लोकसभा में क्या हो गया? पास। ठीक है ना। और बताओ बेटा, फिर भी हम अभी अपने देश पे एप्लीकेबल नहीं करा पाएंगे, लोअर हाउस के बाद हमें कहां जाना पड़ेगा? और अपर हाउस में भी हम ऐसे ही पेश करेंगे, लेकिन अपर हाउस में कौन बैठा होता है? एमपीसी, उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अपर हाउस का नाम राज्यसभा या फिर, है ना। तो वहां पर भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे अगर उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया, उन्होंने भी पास कर दिया, तो फिर हम ये बिल लेकर किसके सामने रखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बोला पड़ेगा, किसके सामने? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहेंगे ऑटोग्राफ प्लीज। तो ऑटोग्राफ के लिए तो वो हाँ करेगा या ना करेगा, तो ना करने का उसका हम क्या जानेंगे? रीजन। ठीक है ना। तो रीजन बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिल को दोबारा से क्या कर देंगे? मॉडिफाइड, और दोबारा उसको लेकर जाएंगे कहां पर? कहां पर? फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया। क्या अब वो हमें रिजेक्ट कर सकता है? दम नहीं है। यस या नो? अच्छा, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब इसको असेंट दे देगा, यानी अपनी क्या दे देगा? सहमति। बोलना पड़ेगा, क्या दे देगा? और जैसी सहमति दी, जिसको आप बोलते थे हाय मेरा बिल, हाय मेरा बिल, अब मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्ट। यानी एक्ट बन गया है। एक्ट। अब एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा? उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करवाएगा? इशू करेगा नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का एक्रोनिम ओजेड। समझ आ रहा है आपको?
और ऑफिशियल गैजेट में बताया जाएगा ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा। आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पढ़ा था, अगर आपने डेट बताई है तो तब से, और अगर आपने डेट नहीं बताई तो देन असेंड डेट। समझ आया आपको? यस और नो? अच्छा, फिर कोई भी जो एक्ट होता है, कोई भी जो एक्ट होता है उसके जो नेम को हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल। जयकार लगाओ, क्या कहते हैं बेटा? आवाज में दम नहीं है बच्चे, क्या कहते हैं? यानी एक्ट के नेम को, एक्ट के नेम को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइटल। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 इज अ शॉर्ट टाइटल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अ शॉर्ट टाइटल। तो एक्ट के नेम को हम, यानी जिस नाम से एक्ट पहचाना जाता है, जिस नाम से वो रूल्स, वो एक्ट पहचाने जा रहे हैं, वो होता है शॉर्ट टाइटल। तो क्या सर कोई और तरह का टाइटल भी होता है? यस। कौन सा? लॉन्ग टाइटल। वो उस एक्ट की क्या बताता है? ओएसपी। जयकार लगाओ, क्या? ओएसपी। मजा नहीं आ रहा, क्या? ओएसपी। ओ बोले तो, एस बोले तो, और पी बोले तो, यानी वो एक्ट के ओएसपी को बताता है। और एक्ट में हमेशा जो ए मैं नहीं तो कौन बे, मतलब जो एक्ट में ए यूज होगा वो हमेशा कौन सा होगा? कैपिटल। और अगर स्मॉल का होता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? क्या? क्या? मतलब आपने कोई ऑफेंस करा या कोई भी चीज करी, वो उसके लिए स्मॉल ए यूज होता है। और ईयर हमेशा कौन सा होगा? असेंट ईयर। बोला पड़ेगा, ईयर हमेशा कौन सा होगा? और एक्ट में लिखे गए पैराग्राफ्स को आप क्या कहते हो? एक्ट में लिखे गए पैराग्राफ्स को आप क्या कहते हो? तो पैराग्राफ नंबर 1 इज नोन एज, पैराग्राफ नंबर 2 इज नोन एज, यानी है ये पैराग्राफ। और अगर ये पैराग्राफ हमें एक्ट में मिलता है तो हम इसको सेक्शन कह देते हैं, लेकिन संविधान के पैराग्राफ को हम आर्टिकल्स कहते हैं। यानी ये अब तक, अब चलें अब स्टार्ट करें कहानी आगे। सुनना सुनना बेटा, जब ये सेक्शन होते हैं तो ये सेक्शन तो हो गए पॉइंट, लेकिन इसके अंदर भी कई बारी क्या बनते हैं? सब पॉइंट्स। जैसे सेक्शन 3 है और उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स बने हुए हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो ये सब पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा बेटा? इनको दो में से एक चीज कही जाएगी। देखो, कभी कभी इन्हें कहा जाता है क्या? सबसेक्शन, और कभी कभी इन्हें कहा जाता है, कभी कभी इन्हें कहा जाता है सबसेक्शन, और कभी कभी इन्हें कहा जाता है व्हाट? क्लॉज। जैसे अगर मैं आपके साथ बात करूं बच्चे, अगर ये जो सब पॉइंट्स बने हैं, ये जो सब पॉइंट्स बने हैं बेटा, बोलना पड़ेगा, अगर ये जो आवाज में दम नहीं, अगर ये जो, अगर ये आपस में कनेक्टेड है, यानी ये एक दूसरे को कह रहे हैं कुछ तो है तुझसे, यानी इनका आपस में राबता है, कनेक्शन है कुछ, मतलब ये लिंक्ड है बच्चे। आप पॉइंट समझ आ रहे हैं? यानी इनमें लिंकेज है। अगर इनमें आपस में लिंक है देन इट इज नोन एज व्हाट? सबसेक्शन। देन इट इज नोन एज व्हाट? और अगर सारे पॉइंट्स ये जो हैं सब पॉइंट्स, ये एक दूसरे को कह रहे हैं हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ओहो हो, कौन से चाइनीज गाने सुनते हो तुम? एक बार फिर ट्राई करते हैं। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, चलो आओ जरा बात करते हैं। अगर इन सभी पॉइंट्स में कुछ तो है राबता, देन इट इज नोन एज सबसेक्शन, और अगर इनके बीच में कोई राबता नहीं है तो देयरफॉर इट इज क्लॉजेस। अब जरा सुनना, अगर आपको, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, अगर आपने डिक्शनरी देखी हो, अगर आपने क्या देखी हो बेटा? बोलना पड़ेगा, अगर आपने क्या देखी हो बेटा? डिक्शनरी कैसे होती है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है। यस और नो? पहले ए वाले अल्फाबेट्स के मीनिंग होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, इस तरीके से चलता है बच्चे, है ना? तो बताओ बेटा, जो पहले वर्ड का मीनिंग है और जो दूसरे वर्ड का मीनिंग है, क्या आपस में कनेक्टेड होते हैं कुछ?
नहीं होते। यानी जब डिक्शनरी की बात होती है, जब डिक्शनरी की बात होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपस में कनेक्शंस नहीं होते, यानी पॉइंटर्स में, सब पॉइंट्स में आपस में कनेक्शन नहीं होते। तो हर लॉ में, हर एक्ट में, हर लॉ में, हर एक्ट में बेटा एक डिक्शनरी वाला सेक्शन बनाया जाता है, और वो 99.99% ऑफ द कानून में सेक्शन कौन से में मिलेगा, 2 में। लेकिन हमारे कोर्स में भी एक चैप्टर है जहां पर क्या मिलेगा, सेक्शन 3 में, अभी दिखाऊंगा आपको। तो जनरली बताओ, जो सेक्शन 2 होता है ना, जनरली बेटा मैंने ये नहीं बोला 100% ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा देखा गया है, जो सेक्शन 2 होता है ना उसमें हमेशा वो कौन सा वाला सेक्शन होता है, डेफिनेशन वाला होता है। इंडिया में 99% ऑफ द कानून, इंडिया में 99% ऑफ द कानून, इंडिया में जो डेफिनेशन दे रखी होती है ना वर्ड्स की, वो कहां दे रखी होती है, सेक्शन नंबर 2 में। अगर आपको याद हो, कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी होती है, सेक्शन 2 क्लॉज, बोलना पड़ेगा, सेक्शन 2 क्लॉज क्या बोलते थे, कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी उन्होंने डेफिनेशन कहां पर यूज करते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 2 में। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया? हाँ जी, यस और नो? तो यानी जो सेक्शन नंबर 2 है जनरली उसमें डेफिनेशन होती है, और ये डेफिनेशन कैसे होगी बताओ, अल्फाबेटिकली। देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे कंपनी लॉ हम पढ़ेंगे, तो देखो जो कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर कौन सा है, ये देखो, कंपनी लॉ में सारी डेफिनेशंस कहां दे रखी है बेटा, सेक्शन नंबर 2 में। बोलना पड़ेगा, कंपनी लॉ में सारी डेफिनेशन कहां दे रखी है बच्चे, सेक्शन नंबर, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो जनरली सारे कानून में, अच्छा एक और बात करते हैं और आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ये एलएलपी है, ये कौन है, एलएलपी में भी देखो डेफिनेशन कहां पर दे रखी है, ये देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कहां पर दे रखी है बेटा, सेक्शन। तो यानी लॉ में, चलो एक और अपने बात कर लेते हैं, फेमा, फेमा में देखो डेफिनेशंस कहां दे रखी है, तो यानी इंडिया में 99% ऑफ द कानून में जो डेफिनेशन दे रखी होती है वो कहां दे रखी होती है, सेक्शन 2। और बताओ जो डेफिनेशन होंगी उनमें आपस में कुछ कनेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए डेफिनेशन के बाद में जो ब्रैकेट लगती है, सेक्शन 2 के बाद में जो ब्रैकेट लगती है, उसको हम सब सेक्शन नहीं कह पाएंगे, क्या कहेंगे बेटा, क्लॉज। आड़ दो, क्या कहेंगे बच्चे, बोलना पड़ेगा, क्या। अभी तक मैंने सारे वही एक्ट दिखाए, अभी तक मैंने सारे वही एक्ट दिखाए जिसमें सेक्शन 2 में क्या थी, डेफिनेशन। लेकिन हमारे ही कोर्स में, हमारे ही कोर्स में एक एक्ट है, कौन सा, जीसीए, जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसमें डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन नंबर, ये देखो इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 3 में। तो जनरली 99% ऑफ द लॉ में डेफिनेशन कहां पर होती है, सेक्शन 2 में। एक दो लॉ और है, एक फाइनल में भी आप पढ़ोगे, वहां पर भी आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज ज्यादातर लॉ हमारे इंडिया में जो बने हुए हैं उनमें डेफिनेशन का सेक्शन हमेशा सेक्शन 2 ही होता है। समझ आ रहा है बच्चे आपको? और सेक्शन 2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, जितने भी सेक्शन होंगे, उनके अंदर क्या होगा बताओ, आपस में सब पॉइंट्स में कुछ ना कुछ राबता होगा। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब मैं ना आपको पढ़ना सिखाता हूं। तो सेक्शन 2 में जनरली क्लॉज वर्ड यूज होता है, और सेक्शन 2 के अलावा अदर सेक्शंस में, देखो बेटा मीनिंग तो पता होना चाहिए, लेकिन फटाफट से बोलना भी तो आना चाहिए। अब हमारे को लर्न भी तो करना है, मीनिंग तो समझ आ गया। डेफिनेशन वाले सेक्शन में हम वर्ड यूज करेंगे सब पॉइंट्स के लिए, व्हाट, क्लॉज, व्हाट, व्हाट। और जबकि सब सेक्शंस कब यूज करेंगे, उसके अलावा सारे सेक्शंस में। यानी अदर सेक्शंस के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, सब सेक्शन। पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं आपको ना पढ़ना सिखा रहा हूं कुछ बातें नॉर्मल जनरल वाली। जैसे ये है सेक्शन 4A-B-D, समझ आ रहा है आपको? अब मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, जरा आप सुनना बेटा। सबसे पहले इसको मैं बोलूंगा सेक्शन नंबर, बोलना पड़ेगा सेक्शन नंबर,
अच्छा 4 अदर देन 2 होता है या 2 होता है? अदर देन 2 है। तो इसके बाद इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? ये तो हो गया सेक्शन, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं? अच्छा सब सेक्शन के बाद क्या आते हैं? क्लॉज। और ये क्या हो गया? सब क्लॉज। बोलो बेटा बातें समझ आ रही है या नहीं? लेकिन अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता, अगर ये ऐसे होता जैसे हमारे यहां पर, इधर आओ, ये लो, ये पढ़ना है एलएलपी में। एलएलपी में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2। तो बताओ बेटा 2 के बाद अब बताओ सब सेक्शन आना चाहिए क्लॉज। तो यानी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ आपको? देखो यानी जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सब सेक्शन क्या हो जाएगा? यहां से गायब। तो डायरेक्ट क्या स्टार्ट होगा? क्लॉज। जैसे अगर यहां पर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे? 2 को क्या बोलोगे? सेक्शन। अच्छा 1 को क्या बोलोगे? किस वजह से क्लॉज बोल रहे हो? क्योंकि ये सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला है। अगर इसके अलावा होता तो मैं इसको क्या नाम देता? सब सेक्शन। पर यहां मुझे क्या देना पड़ेगा नाम? और बताओ इसको? बोलो बेटा पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? हाँ जी, यस और नो? यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पक्का? तो एक दो चीजें मैं आपसे पूछवाता हूं, आप मुझे पढ़कर बताना, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे चलो आप ये पढ़कर बताओ, ये कौन है? सेक्शन 2। ठीक है, आपको बातें समझ आ रही हैं, है ना? और चलो ये बताओ क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज वी। वी है, वी से विक्ट्री। ये मैंने जान के दिखवाया है, ये हमारे फेमा का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है और इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको फेमा कराऊंगा। आपको पॉइंट समझ आने स्टार्ट हुए बेटा? अच्छा अब मैं आपसे बोलूंगी ये सेक्शन 3 है और इसके अंदर 1 2 3 4 हैं, तो ये क्या कहलाएंगे बताओ? सेक्शन 3 सब सेक्शन ए, सेक्शन 3 सब सेक्शन बी, सेक्शन 3 सब सेक्शन सी, सेक्शन 3 सब सेक्शन डी। तो आपको पॉइंट समझ आ गया? देखो जनरली आपको वैसे समझ आ गया, क्या समझ आ गया? डेफिनेशन वाले सेक्शन के लिए हम सीधा क्या, हम डेफिनेशन वाले सेक्शन के करते वक्त हम सब सेक्शन को उड़ा देते हैं, यानी सीधा ही सेक्शन के बाद क्या आएगा? क्लॉज और फिर सब क्लॉज। समझ आ रहा है? और अगर हम इधर नॉर्मल में बात करूं तो पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज और फिर। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आना स्टार्ट हो गया। एक्ट का मतलब समझ आ गया आप सभी को? नोटिंग डन है यहां तक की? किसी की रह गई है तो मैं वेट करूंगा। हो गई? अब लॉ का सेकंड कंपोनेंट पर मूव करें आप सबके साथ। आ जाओ जी, आ जाओ। लॉ का सेकंड कंपोनेंट क्या बताया था आपने? बताओ, आवाज में दम नहीं है। लॉ का सेकंड कंपोनेंट आपने मुझे क्या बताया? मजा नहीं आ रहा, क्या बताया? रूल्स। एक्ट का मतलब क्या था? रूल्स मेड बाय द, चलो सेकंड कंपोनेंट उठा रहे हैं बच्चे हम, और सेकंड कंपोनेंट का नाम आप मेरे साथ लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स का मतलब रूल्स मेड, बेटे इन सब का मतलब जो आठों में है ना, ये जो आठों की आठों चीजें हैं, सबका मतलब ही क्या है? रूल्स। लेकिन इन्हें बनाने वाली अथॉरिटीज कौन है? अलग अलग। तो ताकि हमें पता चले कि कौन सी अथॉरिटी ने ये रूल बनाया है, इसलिए हमने सबको अलग अलग नाम दे दिया। मैं कह रहा हूं रूल का मतलब भी रूल ही है, लेकिन रूल्स मेड बाय सीजी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, अगर कौन बना रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है। आपको बोलना पड़ेगा अगर कौन रूल बना रही है बेटा? आवाज में दम नहीं। अगर कौन रूल बना रही है बेटा? देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो हम उसको रूल का नाम देंगे।
समझ आ रहा है आपको? आओ थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके अंदर। रूल्स का मतलब रूल्स मेड बाय कौन? सीजी। रूल्स का मतलब रूल्स मेड बाय द सीजी। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया बेटा? यानी वो रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सर हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं पता। आओ जरा बताए, पता है? मैंने आपको फाउंडेशन में दिखवाया था एक बारी। कई कह रहे हैं सर हमें कल का नहीं याद रहता। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अगर मैं बात करूं, हमारा संविधान बनने के बाद होता है मींस क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया है ना? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द जहां पर भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द जहां पर भी आएगा, अभी स्टार्टिंग की क्लासेस के लिए आप ये मान कर चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा जब संविधान बनने से पहले, हमारा संविधान बनने से पहले हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट मानते थे। ध्यान देना इधर बच्चे। हमने स्टार्ट करा लॉ का सेकंड कंपोनेंट। लॉ का सेकंड कंपोनेंट का नाम है बेटा रूल्स। बोला पड़ेगा, लॉ के सेकंड कंपोनेंट का नाम है बेटा रूल्स। रूल्स का मतलब जो कौन बनाए? ना ए जी ना ओ जी, कौन सा जी? नॉट बबीता जी। समझ आ रहा है आपको? चलो, तो सीजी का मतलब संविधान बनने से पहले हम किसको कहते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, और संविधान बनने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या आपको समझ आ गया? यानी रूल्स कौन बनाएगा आपके हिसाब से? अब तो बेटा हमारा संविधान बने हुए आपने 26 जनवरी को कितनी बारी एंजॉय करी है छुट्टियां, है ना? तो वही तो बात कह रहा हूं। तो अब कौन माना जाता है? सीजी का मतलब आपके माइंड में फर्स्ट डे से ही चलना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ। सुनना जी, आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, इतनी नॉलेज आपको फाउंडेशन में रूल्स के ऊपर नहीं थी, जो अब आपको होनी भी चाहिए और अभी थोड़ी देर में हो भी जाएगी। ठीक है, जरा सुनना। जैसे कोई भी एक एक्ट है, कोई भी एक एक्ट है, गवर्नमेंट चाहती है इस पर तो हम डायरेक्ट ही रूल बनाए, मतलब डायरेक्ट ही कानून बनाए, हमें पार्लियामेंट जाना ही ना पड़े। क्योंकि पार्लियामेंट में जाएंगे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में बैठी होगी ऑपोजिशन। अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में कौन बैठी होगी? और बताओ बेटा, हम कोई रूल बनाएंगे तो ऑपोजिशन हाँ करेगी या ना करेगी? तो देयरफॉर ये कानून तो कभी देश पे लागू, यस और नो? तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या होता है, जब भी कोई एक्ट लिखा जाता है, जब भी कोई क्या लिखा जाता है बच्चे? एक्ट। तो जिन मैटर्स पर गवर्नमेंट अपने पास डायरेक्ट पावर रखना चाहती है, यानी उसको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उसे पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उन सब के लिए वो लॉ में जगह जगह एक शब्द लिख देता है, प्रिस्क्राइब्ड। तो जहां जहां प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिख जाए आपको, जहां जहां आपको कौन सा वर्ड दिख जाए बच्चे? प्रिस्क्राइब। जैसे हम पढ़ेंगे द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2000, है ना? क्या तेरा क्या मेरा सब यहीं रह जाना है, इसलिए तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। नहीं सही, ओके ओके। आगे बात करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपको बहुत जगह प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिखेगा। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिखते ही समझ जाना कि लॉ ने क्या कर रखी है, इस मैटर पर अपने पास डायरेक्ट पावर रखी हुई है। समझ आ रहा है आपको? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी हुआ है, इधर आओ। फाउंडेशन में स्मॉल कंपनी पड़ी हुई है, जिस कंपनी को देख के आप कहते थे इतनी सी तो है नहीं है। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करें। तो देखो, स्मॉल
स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। देखो प्रिस्क्राइब्ड दिखते ही, जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आपको दिख जाए तो इस वर्ड को देखकर आपने कहना है तूने मारी एंट्रियां, और दिमाग में बजी, नॉट दिल में। फेब खत्म होने वाला, छोड़ो दिल की बातें। तो जैसे ही आपको एक वर्ड दिख जाए बच्चे, क्या? प्रिस्क्राइब। आन दो, जैसे ही आपको एक वर्ड दिख जाए बच्चे, क्या? तो आपको क्या बोलना है? तूने मारी एंट्रियां और दिमाग में बजी घंटियां, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या होंगे? रूल्स। यानी स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी वो आपको डायरेक्टली कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ रहा है आपको? यानी जहां जहां भी आपको क्या दिख जाए? प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिख जाए तो समझ जाना हमें इससे रिलेटेड क्या भी पढ़ने होंगे? रूल्स। तो यानी रूल्स समझ आ रहा है आपको कैसे पहचान होगी? रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आवाज में दम नहीं है। रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? मजा नहीं आ रहा। रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? और आपको कैसे पता चलेगा यार एक्ट में हमें साथ साथ रूल्स भी पढ़ने? आपको कैसे पता चलेगा कि एक्ट में हमें साथ साथ रूल्स भी पढ़ने? आप बताओ आपको कौन सा शब्द दिखना चाहिए? प्रिस्क्राइब। समझ आ रहा है आपको? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यानी प्रिस्क्राइब वर्ड आते ही उस सेक्शन से रिलेटेड हमें रूल पढ़ना होगा। तो रूल का मतलब रूल ही होता है, रूल का मतलब रूल ही होता है, रूल का मतलब रूल ही होता है। लेकिन ये रूल बनाने वाले कौन है? सीजी। लेकिन सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है टू द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है टू द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है ना? मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है ना, फिर आपको और ज्यादा बेटर समझ आएगा। बट सीजी हैज डेलीगेटेड देयर power with delegated their power of making but CG has delegated their power of making of rules with the ministries। तो बताओ बेटा हमारा मेन जो होगा कंपनीज एक्ट, उसकी मिनिस्ट्री कौन है? एमसीए। बोलना पड़ेगा उसकी मिनिस्ट्री कौन है? आवाज में दम नहीं है। उसकी मिनिस्ट्री कौन है? अब मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करता हूं। देखो एमसीए की वेबसाइट पर ना आपको ना जब आप एमसीए सर्च करेंगे तो एमसीए की वेबसाइट पे एक्ट और रूल्स दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे बेटा? एक्ट और रूल्स। तो आप इसमें कंपनीज एक्ट 2013 खोलेंगे, तो जब आप कंपनीज एक्ट 2013 खोलेंगे तो उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 29। ये देखो अगर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा पर अंदाजा लग रहा होगा कि क्या लिखा है। जैसे ये चैप्टर 1 लिखा है, मैं बोलता जाता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा ना। अभी यहां मैं 2000 का नोट छोटा सा भी चिपका दूंगा ना, वहां से भी दिख जाए हाँ 2000 का है, दिख तो जाएगा। पैसा चीज ऐसी है, जब बंद हो गया तब भी केयर कर लोगे उसकी। तुम्हारे पास किसी के पास 500 का नोट है, 10 का नोट है, कॉइन भी दिखाऊंगा। हाँ अभी रख लो अपने पास, अभी ले लूंगा। याद है एग्जाम्पल? भूल गए फाउंडेशन वाले? चलो तो ये देखो चैप्टर नंबर कितने हैं? 29। ये चैप्टर 1 है। ऐसी चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चे? 29। 29 कौन सा है? मिसलेनियस। मतलब पूरे कंपनी लॉ की जहां पर जो बातें रह गई हैं उसको हमने इस चैप्टर में कवर करा। और इसके अंदर एक सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 469। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या आएगा? 469। आवाज में दम नहीं। कौन सा सेक्शन आएगा? 469 में क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ये रहा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। यानी कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 469, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 469 पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी सेकंड लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट। पूरा एक्ट पढ़ा दिया, एंड में एक बात लिख दी सेकंड लास्ट सेक्शन में कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये तो हमें वैसे ही पता है, कोई भी एक्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली, कौन सी कली?
नॉट अनारकली, वो तो है ना। सेक्शन नंबर 469 की अगर मैं बात आपके साथ करूं, देखो क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 469 क्या है ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैंने वैसे एमसी की वेबसाइट प्रॉपर वो सेक्शन खोल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता। तो मैंने ये क्या करा, सेक्शन नंबर 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। लेकिन बताओ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन नंबर 469 में पावर दे रखी है, यानी रूल्स बनाने की पावर आपको कंफर्म होगी किसके पास होती है। ये बात हमने कहां पर भी लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन बताता है कि भैया आपके पास रूल्स बनाने की पावर है, सेक्शन नंबर 469। आंट दो, सेक्शन नंबर 469 है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर कर दिया। तो बताओ बेटा, यहां वाली पावर किसके साथ शेयर हुई होगी, रूल मेकिंग पावर सीजी वाली सीजी ने किसके साथ शेयर करी होगी, एमसीए के साथ। बोलो क्या आपको कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं, बोलो यस और नो। तो यहां पर प्रोसेस क्या होती होगी, रूल्स बनाने की प्रोसेस क्या होती होगी। सबसे पहले एमसीए ने क्या करा होगा, रूल्स बनाए होंगे। एमसीए ने बेटा क्या बनाए होंगे, आवाज में दम नहीं, एमसीए ने बेटा क्या बनाए होंगे, ठीक है। एमसीए के रूल्स बनाकर जो एमसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे ना, वो इस पर क्या कर देंगे, साइन। ये देखो ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं एमसीए की, तो क्या है, श्री ए अशोली चलाई हैं, जो भी है, समझ आ गया आपको, या श्री केवीआर मूर्ति। ये देख रहे हो आप, डेजिग्नेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी से हैं ये सब। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको। यानी ये देखो, मिसिस अनीता शाह अकेला, समझ आ रहा है आपको, यस और नो। हाँ जी, तो इनके साइन वगैरह, यानी ये रूल्स बनाएंगे, ये रूल बनाकर साइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद बताओ, रूल बनाने के बाद, जैसे एक्ट बनाने के बाद आपको कहां जाना पड़ता था, जल्दी बताओ, लोअर हाउस। क्या आपको यहां पर लोअर हाउस में जाना है या नहीं जाना, यानी यहां पर रूल को हम कहेंगे चल तुझे लोअर हाउस लेकर चले, तो रूल बताओ क्या कहेगा, नहीं जाना। हाँ ऐसे भी कर दूं, लोअर हाउस भी नहीं जाने की जरूरत, अपर हाउस जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत है, प्रेसिडेंट ने तो खुद ही अपनी पावर क्या कर दी है, डेलीगेट। तो प्रेसिडेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है। यानी अब ये सीधा क्या होगा, नोटिफाइड इन द स्टेप। समझ रहे हो एक्ट और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, एक्ट और इसके अंदर डिफरेंस समझ आया बेटा, रूल्स के अंदर। तो रूल्स एमसीए बनाकर डायरेक्टली क्या कर देती है, नोटिफाइड कर देती है इन द ओजेड, नोटिफाइड कर देती है बेटा इन द, आवाज में दम नहीं है, नोटिफाई कर देती है इन द। मेरा आपसे एक सवाल है, एक्ट बनाना मुश्किल है या रूल्स, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में लेकर जाकर कितने लोगों से हाँ बुलवानी होती है, और जिनसे हाँ बुलवानी है वो तो अपनी ऑपोजिशन पार्टीज है। तो बताओ बेटा ये क्या होते हैं, इजी टू फॉर्म एज कंपेयर टू व्हाट, एक्ट। यानी एक्ट बनाना ए दिल है मुश्किल, इन कंपैरिजन टू रूल्स बनाना, इन कंपैरिजन टू रूल्स बनाना। बोलो कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है, आवाज में दम नहीं है, यस या नो, है ना। तो इस चैप्टर में कौन से सेक्शन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी है, सेक्शन नंबर 469। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दिया टू द। सर अब सवाल ये उठता है, इन रूल्स में दिया क्या क्या होता है, जनरली रूल्स में दिया क्या क्या होता है, यानी व्हाट आर द कंटेंट ऑफ रूल्स, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ रूल्स। सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट आर द, यानी हमें पढ़ने हैं कंटेंट ऑफ रूल्स।
देखो जी, रूल्स में जनरली 5 चीजें दे रखी होती हैं। रूल्स में जनरली कितनी चीजें दे रखी होती है बेटा? आवाज में दम नहीं है। रूल्स में जनरली कितनी चीजें दे रखी होती हैं? 5। उनमें से सबसे पहला होता है थ्रेश होल्ड लिमिट्स। लिमिट्स बता रखी होती हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट्स क्या बता रखी होती है बेटा? थ्रेश होल्ड लिमिट्स। यानी रूल्स में जनरली लिमिट्स गिवन होती है। यानी जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, जैसे अब स्मॉल कंपनी की लिमिट ही तो गिवन थी, पेड अप शेयर कैपिटल इतने की, समझ आ रहा है आपको? तो यानी जनरली रूल्स में क्या गिवन होती है? लिमिट्स गिवन होती हैं। और क्या होता है? प्रोसीजर्स गिवन होते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग द सेक्शंस। यानी सेक्शन इंप्लीमेंट कैसे होगा उसके प्रोसीजर्स गिवन होते हैं। आप ओवर द कोर्स ये सब चीजें देखेंगे कि रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें दिखने को मिलती हैं। तो पहला आपने बोला रूल्स के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट्स देखने को मिलती है। रूल्स के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट्स देखने को मिलती है। और दूसरा प्रोसीजर्स दिखते हैं, प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शंस। थर्ड, कई बारी कुछ सेक्शन की एक्सेप्शन, कुछ सेक्शन की क्या एक्सेप्शंस, मतलब सेक्शन का जो एक्ट है, एक्ट में जो सेक्शन है उसमें जनरल रूल लिखा हुआ है, लेकिन उस जनरल रूल की एक्सेप्शन कहां लिखी हुई है? रूल्स में लिखी होती है। तो कई बारी आपको क्या भी दिखेगी बेटा? एक्सेप्शंस भी दिखेंगी। क्या भी दिखेंगी बच्चे? एक्सेप्शंस टू द मेन सेक्शन। क्या आपको समझ आना स्टार्ट हो रहा है? यानी आपको रूल्स में क्या क्या दिखेगा समझ आना स्टार्ट हो रहा है बच्चे? यस और नो? जनरली आपको कुछ लिमिट्स देखने को मिलेगी, कई बारी कुछ सेक्शन का प्रोसीजर देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ सेक्शंस की एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, और बेटा फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कौन सा फॉर्म भरना है, जैसे थोड़ा सा आपको झलक दिखलाते हैं, तो आप एक बारी बोलो झलक दिखला जा। अच्छा, नोटी हो रहे हो हैं? मैंने कहा झलक दिखला जा, कह रहे एक बार आ जा। बताता हूं अभी तुम्हारे को, तो अभी तुम्हारे घर पे फोन मिलाता हूं, इधर आओ। ये देखो, हाँ जी, ये देखो ये रूल्स है, ये देखो बेटा ये क्या है? रूल्स। और इसमें देखो क्या बता रखा है? फॉर्म। फॉर्म नंबर CHG1। तो कई बार रूल्स किस लिए भी यूज होते हैं? फॉर्म्स बताने के लिए भी। समझ आ रहा है आपको? CHG1, CHG9 आपको वैसे याद करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यानी फॉर्म्स बताने के लिए भी क्या होते हैं? रूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो रूल्स का इस्तेमाल देख रहे हो किस किस लिए करा जाता है? और कई बारी पूरा कॉन्सेप्ट ही रूल्स में दे रखा होता है, सेक्शन में तो एक लाइन दे रखी होती है। यानी फुल डिटेल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, फुल डिटेल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुको, हमने पढ़नी भी होगी वो फुल डिटेल। ये देखो सेक्शन नंबर 108 इतना सही है, ई वोटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 108। लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? इससे रिलेटेड रूल्स। और रूल्स देखो बेटा, ये रूल 20 यहां स्टार्ट हो रहा है, 17 स्टेप्स बताऊंगा। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है क्या? 11th क्लास BST एक सब्जेक्ट नहीं होता था आपका BST? हाँ वही होती तो क्या थी। अच्छा, तो ये देखो, ये मैं 17 स्टेप्स है हमारे, ये मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर। पॉइंट समझ रहे हैं? तो बताओ बेटा, सेक्शन एक लाइन का और रूल में देखो 17 स्टेप्स बता दिए गए, और इन 17 स्टेप्स का निमोनिक बना हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लर्न हो जाएगी, ठीक है ना? तो उस चीज की तो कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कई बार रूल्स के अंदर पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है। क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आवाज में दम नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का ना? एक बार मुझे रूल्स के बारे में थोड़ी सी बातें और बताओ, फिर मैं आपके ज्ञान में और वृद्धि करूंगा। वृद्धि, विधि नहीं। चलो आओ,
सबसे पहली बात, आप बेटा बहुत नॉलेज वाली बातें सीख रहे हैं और आपको आ भी रही है, कमाल की बात ये होनी चाहिए। देखो रूल्स कौन बनाती है, ना ए जी, ना ओ जी, ना लो जी, ना सुनो जी, तो फिर कौन सा जी? लेकिन सी जी का मतलब क्या होता है ना? और बताओ बेटा, हमारा संविधान बनने से पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बोलो बेटा क्या? एक बार फिर आने दो, क्या? लेकिन संविधान बनने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना? और बताओ बेटा, जो कंपनीज एक्ट हमने पढ़ना है ना, वो रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन है, वो रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन है, वो रूल्स बेस्ड, यानी वो पूरा लॉ रूल्स पर डिपेंड करता है। यानी आपको हर सेक्शन के साथ लगभग एक आधा रूल पढ़ना ही पड़ेगा। यानी सिर्फ सेक्शन पढ़कर पेपर में, आईसीआई ने आपको तभी तो सब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया बेटा, लॉ। वो नहीं तो लिख देता एक्ट पढ़ाना, वो कह रहा है हर एक्ट के साथ, हर एक्ट में जो सेक्शन है और सेक्शन के अंदर साथ में क्या है, जो रूल्स, वो आप क्या करना, पढ़ कर आना, वो आप क्या करना, पढ़ कर आना। बोलो बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है आपको? तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार इस सेक्शन के अंदर हमें रूल्स भी पढ़ने हैं? जैसे ही आपके सामने एक शब्द आ जाए, क्या? प्रिस्क्राइब, है ना? तो प्रिस्क्राइब वर्ड आते ही आप समझ जाना कि रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और बताओ कंपनीज एक्ट की रूल मेकिंग पावर सेक्शन नंबर कौन सा? 469। आंट दो, सेक्शन नंबर कौन सा? 469 ने बता रखी है, क्या बता रखे है कि सीजी बनाएगी, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल सीजी बनाएगी, लेकिन सीजी हैज डेलीगेटेड देयर पावर टू द एमसीए, तो फिर इन शॉर्ट एमसीए बनाएगी। तो एमसीए बनाएगी और डायरेक्टली क्या करेगी, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, उसे पार्लियामेंट में जाने की जरूरत। और उस सिचुएशन में ये हम ये कह सकते हैं कि भैया रूल बनाना आसान है और एक्ट बनाना ए दिल है। समझ आ रहा है आपको? और अगर मैं आगे और बातें करूं, रूल्स में जनरली लिखी क्या होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स। जयकार लगाओ, क्या लिखी होती है? जो बोले उसकी रैंक आ जाए, क्या लिखी होती है? देख रहे हो कितने राजी हो, समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड लिमिट्स। या फिर क्या लिखा होता है, प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शंस। बोलना पड़ेगा, प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शंस। दो बातें बताओ, क्या क्या लिखी होती है? पहली, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने क्लासेस जहां ज्वाइन करी है ना, जो बच्चे फाउंडेशन में नहीं पढ़े उनको एक बात बता दूं, आपको क्लास में ही मैक्सिमम लर्न करवा दूंगा, पर आपके पार्ट पे एफर्ट चाहिए कि बस जयकारे, ठीक है ना? तो अगर किसी का गला भी खराब है तो फिर विक्स की गोली लो, है ना? बाकी आपने जयकारे लगाते रहने हैं, कहानी आपको अपने आप याद हो जाएगी। देखो दो ऑप्शन होती है, या तो यहीं लर्न कर लें या फिर घर जाके लर्न करें। तो बेटर है अब जब आए हो तो यहीं पर ही लर्निंग वर्क करके जाएंगे, घर जाके तो रिवीजन कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? मैं पूरी एफर्ट करूंगा आपको यहीं पर ही लर्न करवा दूं, ठीक है बेटा? बस आपका साथ चाहिए होगा। तो बताओ बेटा, रूल्स के अंदर क्या क्या लिखा होता है? पहला दूसरा, प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शंस। दोबारा, पहला बताओ, दूसरा, और कई बारी क्या दे रखी होती है, एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन, एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन, वो दे रखी होती है। और कई बारी फॉर्म्स गिवन होते हैं। चारों बताना स्टार्ट करो। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, फुल डिटेल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको दिखाया था सेक्शन नंबर 108 में 17 स्टेप्स। आप 11th में बहुत डरते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के 17 स्टेप्स से होते थे ना, किसी ने पढ़ी थी ना? कोर्स से कट गया था क्या? तुम वही वाले पीरियड के हो क्या ऑनलाइन? अच्छा, समझ गया। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को बाहर जाने से रोकते थे और आप जाने की कोशिश करते थे, तुम्हारे घर वाले बोलते थे बेबी लॉकडाउन। याद है? वही वाले दिन हो गए हो क्या? गुड। अच्छा, मैं अब आपके साथ बात करता हूं, कंपनीज एक्ट में जितने भी रूल्स पढ़ेंगे उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो उस तरीके से ही बने हुए हैं। जैसे एक फॉर्मेट आप मेरे साथ याद करो, देखो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले बोलना द कंपनी, सारे बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे नेम ऑफ द चैप्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे नेम ऑफ द चैप्टर, फिर लिखेंगे रूल्स और फिर लिखेंगे 2014। बेटा
90% रूल्स इसी फॉर्मेट पे बने हुए हैं। एक दो जगह अलग बने हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाला पढ़ेंगे, तो उसमें एक दो जगह आपको अलग रूल दिखेंगे। अदरवाइज ज्यादातर रूल्स इस तरीके से ही बने हैं। कैसे बने हैं? द कंपनीज, आप बोलना स्टार्ट करो मेरे साथ, क्या? ब्रैकेट में, फिर आओ जरा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं इन सब चीजों के। जैसे हमारा ये चैप्टर का नाम देखो क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताओ चैप्टर के रूल्स कैसे होंगे? द कंपनीज, ब्रैकेट में रूल्स, समझ आ रहा है आपको? चलो कोई और चैप्टर उठाते हैं। सर यहां तो तुक्का लग गया होगा। अच्छा ये देखो, चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ, आवाज में दम नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ, बताओ कैसे होंगे? द कंपनीज, ब्रैकेट में रूल्स। सर और चैप्टर भी दिखाओ हमें, ऐसे थोड़ा मजा आएगा। चलो अच्छा पहले आप चैप्टर का नाम देख लो, कहीं अंदर जाके भूल जाओ। ऑडिट एंड, चलो पहले आप बताओ इसके रूल कैसे बने होंगे? मिले सुर मेरा तुम्हारा, दोबारा से क्या? ठीक है, जैसे आप कह दो। ये देखो यहां आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है? रूल 8 ऑफ द कंपनीज, ब्रैकेट में क्या? ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? एक और चैप्टर के दिखा देते हैं। चलो चैप्टर का नाम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, तो रूल का नाम द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। तो यानी आपको फॉर्मेट समझ आ गया? क्या होगा? द कंपनीज, ब्रैकेट में नेम ऑफ द चैप्टर, फिर रूल्स, फिर 2014। ज्यादातर यही चलेगा, एक आधी जगह जहां चेंज होगा वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। तो यानी ये फॉर्मेट आपको याद हो चुका है। तो हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़ लिए बताओ? है कितने? 8। और आपको पता है ये सारी चीजें आपके कोर्स में काम आएंगी। ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस आपके इतनी ज्यादा काम आएंगी क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट, आपको हर चीज का लॉजिक पता है ना, ये चीज क्यों है। आने वाले टाइम में जब आप लॉ पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने स्टार्ट कर देंगी। अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं और उसका नाम क्या है? तो रेगुलेशंस और बायलॉज को मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगा। रेगुलेशंस और बायलॉज के कंपोनेंट्स को मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगा। रेगुलेशंस और बायलॉज, रेगुलेशन और बायलॉज की बात करते हैं। बेटा हमारे देश में ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी होती हैं। हमारे देश में क्या होती हैं बेटा? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सारे बच्चे बोलेंगे हमारे देश में बच्चे क्या होती है? मजा नहीं आया? क्या होती हैं बच्चे? जैसे आपने टोटल हमारे देश में 30 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। कितनी है बेटा? 30 रेगुलेटरी अथॉरिटीज है हमारे देश में। लेकिन उन 3 में से सबसे ज्यादा जो मेन 3 हैं उनमें से पहली का नाम आपने सुना भी होगा, आरबीआई। कौन भी आई? दिखी तो नहीं, कब आई? तो पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी आपने सुनी हुई है आरबीआई, है ना। दूसरी वाइफ ऑफ सेब, यानी कौन? एप्पली। एप्पल की वाइफ एप्पली, सेब की वाइफ सेबी। ये जो तुमने करा है ना, मैं बताऊंगा तुम्हारे को आगे जाके, बहुत गंदा था ये जो तुमने मेरे को बोला है ना, आगे जाके बात करेंगे, अभी एग्जाम्पल्स आने दो, ठीक है ना।
अच्छा, पहली का नाम आरबीआई, दूसरे का नाम सेबी। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगली का नाम हो गया आईआरडीए, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तीन मेन हैं। उसके अलावा एक आप डे टू डे लाइफ में रोज सुन लेते हैं, बीसीसीआई। बीसीसीआई भी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो एक बात बताओ, आरबीआई जो बातें कहता है आप मानते हो या नहीं मानते? मानते हो? पक्का वाला? सेबी जो बातें कहेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह चलेंगी, यस और नो? तो यानी जो रूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाती है फॉर पब्लिक, समझ आ रहा आपको? यानी रूल्स मेड बाय द, यानी रेगुलेशन का मतलब भी रूल्स ही है। लो जी लो, सबका मतलब रूल्स ही है, ये तो हमें फर्स्ट टाइम से ही क्लियर है। लेकिन नाम अलग अलग क्यों दिए? ताकि आपको पता चले बनाने वाली अथॉरिटी कौन है। एक्ट बोल रहा हूं तो पार्लियामेंट, रूल्स बोल रहा हूं तो, और अगर रेगुलेशन बोल रहा हूं तो। समझ आना स्टार्ट हो रहा है आपको? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? तो रूल्स, रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स मेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी जो रूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बनाई है फॉर जनता। जनता समझते हो? पब्लिक। यानी जो पब्लिक के रूल, जो पब्लिक के लिए रूल्स बनाए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा, उन सबको आजकल हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। सर फिर बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज क्या होते हैं? देखो, वो भी कौन बनाती है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज ही बनाती है। वो भी कौन बनाती है बच्चे? कौन बनाती है? लेकिन किस लिए बनाती है? फॉर इट्स ऑन गवर्नेंस। फॉर इट्स यानी वो अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। देखो बेटा, आरबीआई में अब आप बोलते हो, आरबीआई में अब बोलते हो जब डीमोनेटाइजेशन होनी थी, डीमोनेटाइजेशन याद है ना आपको? तो बताओ बेटा, आरबीआई ने किसी भी एम्प्लॉय ने बाहर बात लीक नहीं करी थी? करी थी या नहीं करी थी? यानी वहां पर आप समझ रहे? तो उनके अपने भी तो कुछ सिस्टम है, अपने भी तो कुछ रूल्स हैं। यानी आरबीआई भी तो ये कहता है साढ़े अपने रूल, साढ़े अपने असूल। तो जो अपने रूल, अपने असूल, उन्हीं को आजकल कह देते हैं क्या? बायलॉज। यानी बायलॉज क्या है? रूल्स मेड बाय कौन? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। लेकिन किस लिए? फॉर इट्स ऑन गवर्नेंस। तो चार कंपोनेंट 8 में से आपके माइंड में स्प्राइट हो चुके हैं। स्टार्ट करें। चार कंपोनेंट्स में से पहला क्या होता था? एक्ट। एक्ट का मतलब रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट। दूसरा क्या होता था? रूल्स का मतलब रूल्स मेड बाय, अच्छा थर्ड, रूल्स मेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर पब्लिक। सात वाली गली में फोर्थ कंपोनेंट बायलॉस का मतलब समझ आ रहा है आपको? अपने आप को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं उनको आजकल हम कह देते हैं क्या? बायलॉज। तो रेगुलेशन का मतलब हो गया रूल्स मेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। और बायलॉज का मतलब भी हो गया बेटा रूल्स मेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर इट्स
कुछ आ रहे समझ? बोल दो। गुड। अगला पॉइंट, अगला कंपोनेंट आप सबके समक्ष, जिसका नाम क्या है? ऑर्डिनेंस। कंपोनेंट नंबर 5। मेरा आपसे एक सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल है, शायद आप बेहोश हो जाएं इसका जवाब देने में। मैं पहले लिम्का मंगवा लूं आप सबके लिए? लिम्का मंगवा लूं, छोले भटूरे भी मंगवा लो, फिर लस्सी मंगवाते हैं ना। स्वीट चलेगी या सॉल्टेड? फ्री की तो कोई भी, वो कह रहा फ्री की है ना, कोई भी आड़ दो, ठीक है। सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? कितने? यूज है भी इसका, जल्दी बताओ। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? चलो ये देखो, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया बेटा, छोले भटूरे की तरफ। तो बताओ फर्स्ट मंथ का नाम? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। घर जाके नहीं बताना हम ये सब पढ़ कर आए हैं। मम्मी कहेगी क्यों फीस भरवाई है? फिर मम्मी को नहीं बताना कि हमने ये सब करा है। जनवरी, फरवरी। ये बताओ बेटा, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट पूरे 12 महीने नहीं खुलती। ईयर में 12 मंथ्स तो होते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट 12 महीने नहीं खुलती, ठीक है ना। हमारी पार्लियामेंट साल में 3 बार ही खुलती है, ठीक है ना। और उसमें से पहले सेशन का नाम होता है बजट सेशन। जयकारा आने दो, क्या होता है? है ना। और बजट सेशन जनरली फेब से लेकर मई के बीच में होता है। सबसे पहले सेशन का नाम होता है बच्चे बजट सेशन, है ना। फिर उसके बाद जुलाई से लेकर अगस्त या सितंबर तक मान लो हमारा आता है मॉनसून सेशन। यानी जिस मौसम में सारे बोलते हैं बरसो रे और टिप टिप बरसा, और जिस मौसम में सारे ये बोलते हैं ठंड बहुत है, यानी नवंबर और दिसंबर, उसको कहते हैं विंटर सेशन। यानी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो 12 के 12 महीने में खुलती है, ना जी ना। अब पार्लियामेंट बंद है और हमें एक कानून लाना है। पार्लियामेंट बंद है लेकिन इमरजेंसी है और हमें एक कानून लाना है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो भैया पार्लियामेंट में जब लोअर हाउस और अपर हाउस से जब तक अप्रूव नहीं होगा, तब तक हम कानून कैसे बना पाएंगे? तो हमारा संविधान का आर्टिकल, किसी को नंबर याद है? हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? कि आप टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं जब तक क्या नहीं बन जाता, जब तक पार्लियामेंट ओपन नहीं हो रही तब तक के लिए आप क्या बना सकते हो? टेम्परेरी लॉ। एंड दैट टेम्परेरी लॉ इज नोन एज व्हाट? ऑर्डिनेंस। समझ आ रहा है आपको? बताओ ये कब बनता होगा? जब पार्लियामेंट खुली हुई है या बंद है? समझ आ रहा है आपको? तो जब पार्लियामेंट बंद होती है तो उस वक्त पर आर्टिकल नंबर, जल्दी बताओ क्या हो गया? आर्टिकल नंबर, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या? देखो वैसे होता है 1 2 का 4, पर यहां मत कर देना, यहां पर 1 2 3 बताना नहीं है। इस चीज के पैसे दिए 1 2 3 जनवरी फरवरी, वो नहीं बताना घर पे जाके। समझ आ रहा है आपको? आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि तुम क्या कर सकते हो? कि तुम टेम्परेरी लॉ यानी ऑर्डिनेंस बना सकते हो।
तुम ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। चलो अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, देखो पूरे देश के लिए कोई टेम्परेरी लॉ बनाना है तो पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, अगर स्टेट के लिए बनाना है तो मैं नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, उसके लिए आर्टिकल नंबर, सही आवाज आ रही थी, ठीक बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल नंबर 213, ठीक है ना। एक बार अपना नाम बताना भूल गया, क्रिश के लिए क्लैपिंग कर दो यार, इन्हें बहुत बढ़िया बात बताई है, आपको नहीं पता, फीस मेरे को ही देनी है, इनको क्लैपिंग देनी है। आर्टिकल नंबर 213 इन्होंने सही बताया एकदम, ठीक है ना। अभी देखो इनसे दोबारा क्लैपिंग करा दो बेटा, आपको रैंक की कसम है। लालची हमारे बच्चे, बताओ है बिल्कुल भी आपने देखा इनके अंदर लालच? कूट कूट के भरी हुई है, मैंने खुद देखी है अभी। चलो आर्टिकल नंबर 213 किसको? गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो? ऑर्डिनेंस वगैरह बना सकते हो। यानी कौन सा लॉ बना सकते हो? टेम्परेरी लॉ बना सकते हो। कौन सा लॉ बना सकते हो? टेम्परेरी लॉ बना सकते हो। कौन सा लॉ बना सकते हो? टेम्परेरी लॉ। समझ आ रहा है आपको? तो ये कब बनेगा? जब पार्लियामेंट बंद है। समझ आ रहा है आपको? यहां पर ऑर्डिनेंस इशू होगा, लेकिन बताओ बेटा जब पार्लियामेंट खुल जाएगी तो वहां पर इसे क्या करा जाएगा? पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा। तो पार्लियामेंट में बैठे कौन होते हैं? जल्दी बताओ। या तो बताओ बेटा वो इसे पास कर देंगे या फिर इसे रिजेक्ट कर देंगे। यानी इस ऑर्डिनेंस को वो ये कह देंगे चल रही चल अब, है ना। तो अगर पास कर दिया तो इट बिकम्स परमानेंट लॉ, फिर ये परमानेंट लॉ बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये देखो कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 क्या हो गया था? पास। समझ आ रहा है आपको? तो ये क्या बन गया? परमानेंट लॉ बन गया, आपके कोर्स में आ गया। क्लास में जो हो रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो रहा है, वो चटपटे अंदाज में हो रहा है, वो एक बात अलग है। पर मैं आपको बता रहा हूं कोई बात ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए रेलेवेंट ना हो। कोर्स में सारी बातें काम आएंगी, ठीक है ना। तो समझ आ गया? तो ये क्या बन गया? परमानेंट लॉ। समझ आ रहा है? लेकिन अगर रिजेक्ट कर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? डेथ ऑफ द ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस निपट गया। मेरा आपसे एक सवाल है, जो ऑर्डिनेंस है अगर पार्लियामेंट खुली हुई क्या डायरेक्टली प्रेसिडेंट फिर बना सकता है या नहीं बना सकता? नहीं, ये सिर्फ कब बनेगा? जब पार्लियामेंट बंद है तब ही बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस का मतलब समझ आ गया? टेम्परेरी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया? जल्दी बताओ ना बेटा, क्या हो गया? जल्दी बताएंगे क्या? टेम्परेरी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेम्परेरी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है ये परमानेंट लॉ बन जाए, हो सकता है ये परमानेंट लॉ बन जाए, और हो सकता है इस लॉ की क्या हो जाए? डेथ। समझ आ रहा है आपको? पांच कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, बेटा। 6th कंपोनेंट की और हम चल रहे हैं, तो आप सब मेरा साथ देना। चलो पहले ऊपर चलते हैं।
ये रहा। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी लॉ। आवाज में दम नहीं है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? अच्छा, अब सिक्स्थ कंपोनेंट आप सबके समक्ष आ रहा है, आप बता दो इसका नाम। ऑर्डर। ऑर्डर ये कौन सा ऑर्डर है जो आप रेस्टोरेंट पे जाकर करते हैं? शाही पनीर, बटर नान, लच्छा पराठा, दाल मखनी, पनीर टिक्का, आड़ दो। वेरी गुड। नहीं, इस समय तो सबका मन यही कर रहा है, आड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो वाले ऑर्डर हैं क्या जो आप रेस्टोरेंट पे जाकर करते हो? गर्मा गर्म बाउल में शाही पनीर, ओए होए होए, तू मेरी नकल तल है या बचपन से ही तोतला है? तोतला तिवारी, दाता लहे माजा दिल। इधर आओ, यहां पर ये रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर नहीं है ओए होए जो तुमने बोल दिया था, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, हमें वो भी पढ़ने होंगे। आईसीआई आपको कह रहा है, बताओ आईसीआई आपके कोर्स में सिर्फ सेक्शन डालेगा, लो बस ये पढ़कर आ जाना, सीए बनाना है उसको, समझ आ रहा है आपको? ऑर्डर्स भी पढ़कर आना। आप तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो ऑर्डर्स, आप तो बचपन में सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, एशबरी रेलवे, कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, याद आ रहा है आपको? बोलो यस और नो। तो यानी केस लॉस तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, वो आपके कोर्स का पार्ट होते हैं, अभी भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ। ये देखो, थोड़ी बहुत फाउंडेशन वाली बातें अभी भी आपके कोर्स में है। सर उसकी फीस एडजस्ट हो जाएगी, याद करो। ये देखो, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस, याद आ रहा है आपको? बताओ बेटा, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस, कुछ याद आ रहा है आपको? तो यानी ये केस लॉ हमारे कोर्स का पार्ट होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे, है ना। लंगर याद आ गया क्या? इसमें लंगर वाला एग्जांपल दिया था, याद है आपको? खुद नहीं जा पा रहे, छोटे भाई को भेजते थे, याद आया? कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा याद। अब जरा सुनना, हमें ऑर्डर्स किसके पढ़ने होंगे अपने कोर्स में? ऑर्डर ऑफ ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर पढ़ने होंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर पढ़ने होंगे। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे दो पार्टीज होती हैं, एक केस फाइल करती है और एक जिस पर केस फाइल होता है। तो जो केस फाइल करती है उसका नाम हमेशा पहले आता है और जिस पर केस फाइल करा जाता है उसका नाम हमेशा। तो यानी लेट सपोज ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी बोला पड़ेगा, ए वर्सेस। तो ए यहां पर केस फाइल कर रहा है तो इसको मैं कहूंगा क्या? प्लेंटिफ। और बी जिस पर केस फाइल करा जा रहा है वो क्या होगा? डिफेंडेंट। जैसे जेठालाल ने बबीता जी पर एक इल्जाम लगा दिया कि आप चोर हैं। हाँ, तुम्हें क्या दुख हुआ? जेठालाल ने बबीता पर इल्जाम लगाया कि आप चोर हैं, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, जेठालाल ने बबीता के ऊपर केस फाइल करा तो जेठालाल ने बबीता के लिए क्या कहा? तू लग दी पंजाब बन, लग दी पटोला, लग नहीं तू सारे तो वखनी। हाँ, सूट करता, यानी वो उसके ऊपर सूट फाइल कर रहा है। ए जो है बी पर क्या फाइल कर रहा है? सूट। तो बताओ, जो बंदा सूट मतलब केस फाइल करना, तो बताओ जो बंदा केस फाइल करता है आजकल उसको प्लेंटिफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आड़ दो क्या? तो बताओ बेटा, जेठालाल ने तो बबीता पे इल्जाम लगा दिया, क्या इल्जाम लगा दिया? कि इन्होंने चोरी की है। समझ आ रहा है? लेकिन बबीता आगे से अपने आप को बचाएगी या क्या कहेगी? हाँ मैंने चोरी करी है। बताओ बेटा, बचाएगी या नहीं बचाएगी? अपने आप को बचाएगी। तो अपने आप को डिफेंड करेगी ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डिफेंडेंट।
समझ आ रहा है आपको? तो जो केस फाइल करता है प्लेंटिफ और जिस पर केस फाइल करा जाता है वो डिफेंडेंट, वो अपने आप को डिफेंड करेगा, ना जी ना ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सिमिलरली इसको अपीलेंट भी कहते हैं और डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट भी कहते हैं। इसे अपीलेंट कहते हैं और उसे रिस्पोंडेंट कहते हैं। इसे अपीलेंट कहते हैं और इसे रिस्पोंडेंट कहते हैं। बोलना पड़ेगा, इसे अपीलेंट कहते हैं और इसे समझ आ रहा है आपको? अब पॉइंट और जरा सुनना आप, पॉइंट बच्चे और जरा सुनना। अब ना ए वर्सेस बी लगा होता है। अब वर्सेस ना दो तरह का हो सकता है, एक ये वाला वर्सेस होता है और एक ये वाला वर्सेस होता है। मतलब कई बारी वर्सेस में स्लैश होता है और कई बारी वर्सेस में डॉट होता है। समझ आ रहा है आपको? अब इन दोनों में फर्क होता है, मैंने बता रखा है आपके साथ, ठीक है? सर इसकी एडजस्टमेंट कुछ हो पाएगी फीस में? नहीं बेटा, ना 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 ना, फीस की तो बेटा बात ही नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है ना? वर्सेस में बेटा ये वाले वर्सेस, चलो पहले बात करते कितने बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन पे मेरे पास नहीं थे पर अब यहां पर आए हैं। चलो वेरी गुड। पहले एक बार इनसे क्या पता इनको भी पता हो, नहीं पता होगा तो फिर और बताएंगे इनको। बेटा वर्सेस में और इस वर्सेस में कुछ फर्क होता है, कोई बताना चाहेगा बेटा? अपने वाले नहीं, जो अभी जिन्होंने अब अपने बने हैं जो हमारे, वो बताएं। दोनों को बोलते तो वर्सेस ही है, बोल दो बेटा, अगर आता है तो बोल दो, ट्राई करो। नहीं नहीं, चलो अब हम बताते हैं। जब तक केस चल रहा होता है, जब तक केस चल रहा होता है तो V/S लगता है, यानी इसको कहते हैं लिटिगेशन। यानी जब तक केस चल रहा है, जब तक केस, जब तक केस, तब तक ये क्या है? लिटिगेशन है। और लिटिगेशन के केस में V/S। लेकिन जब कोर्ट ये कह दे तमाम गवाहों को अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बबीता ने भाई जेठा के दिल की, हाँ फिर ठीक है, समझ रहे हो आप? बताओ। तो बेटा जब आखिरी फैसला आ जाता है, मतलब फैसला आ गया, कोर्ट ने डिसीजन दे दी, तब बेटा ये V डॉट लगता है। समझ आ रहा है आपको? यानी इसका फाइनल ऑर्डर, जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है देन क्या यूज होता है बच्चे? V डॉट। देन क्या यूज होता है बेटा? V डॉट, या V डॉट कह लो, VS डॉट कह लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको मेन देखना स्लैश है या फुल स्टॉप है। समझ आ रहा है आपको? मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे कोर्स में कौन होंगे और कौन नहीं होंगे? डिसाइडेड केस लॉज होंगे या जो ऑन गोइंग है? ये अपने कोर्स में होंगे, ये नहीं होंगे। यानी हम जितने भी केस लॉ होंगे उनकी डिसीजन आई होगी, और आपने तो पढ़े भी हुए, इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट, मतलब ऐसा हुआ था, कोर्ट ने अपनी डिसीजन में ऐसा कहा था, यानी वो ऑलरेडी हो चुकी है चीजें। तो जो चीजें हो चुकी हैं वो हमें पढ़ाई जाएंगी, जो अभी होंगी वो नहीं। तो अपने कोर्स का पार्ट आपको समझ आ चुका है। चलो जी, बहुत बढ़िया। 7th कंपोनेंट जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, टोटल कितने कंपोनेंट हो गए अपने? नहीं, कितने हो गए हैं? 6 हो गए, है ना? अब हम 7th की ओर चल रहे हैं और 7th का नाम जरा पढ़ते हैं बेटा, क्या है जरा देखो आप। नोटिफिकेशन। आओ जरा आपको ज्ञान की बात बताएं। नोटिफिकेशन, जब भी लॉ में कुछ क्या लानी होती है? अमेंडमेंट्स। जब भी लॉ में कुछ क्या लानी होती है? आवाज बता अपनी। जब भी लॉ में कुछ क्या लानी होती है? ठीक है जी। तो नोटिफिकेशंस आती हैं इन द ऑफिशियल गैजेट। अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं। नोटिफिकेशन कहां पर आती है? इन द ओजेड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं,
ऑफिशियल गैजेट, आप सारे बच्चे ध्यान देंगे? आओ जरा फिर कुछ बातें करते हैं आपके साथ। आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। जैसे यहां पर देखो, आईसीआई की वेबसाइट खोलिए, अमेंडमेंट एंड डेवलपमेंट्स। आप सब इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 2 यानी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ रेलेवेंट अमेंडमेंट्स जो आई हैं मई 24 के लिए, उसे मैं क्लिक करता हूं। अच्छा ये देखो हमारा ना बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको बेटा आज से ही बातें पता होनी चाहिए। आपको एक बात आज से ही पता होनी चाहिए, जब भी आपका अटेम्प्ट आएगा, जब भी आपका अटेम्प्ट आएगा बेटा, आपको ना उससे पहले की आरटीपी देखनी ही देखनी है, रिविजनरी टेस्ट पेपर देखनी ही देखनी है, ताकि आपको पता चले आपके अटेम्प्ट के लिए। आरटीपी के ना बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। आरटीपी के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स। पार्ट ए में लिखी होती है अमेंडमेंट्स, और पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। समझ आ रहा है आपको? यानी आरटीपी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक में अमेंडमेंट। तो आपको ना देखो कई बार क्या होता है, बच्चा आपस में फ्रेंड्स में या जो आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है, वो ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाता है, उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं रहती, तो उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, आपके अटेम्प्ट से पहले, आपके अटेम्प्ट से पहले जब भी आरटीपी आए तो उसमें 2 चीजें लिखी होती है। फर्स्ट पार्ट होता है बेटा अमेंडमेंट का, और सेकंड पार्ट होता है जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईसीआई कहता है रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, रिविजनरी टेस्ट पेपर। ठीक है, तो जो रिविजनरी टेस्ट पेपर होता है उसमें अमेंडमेंट्स होती है। तो मैंने तो डायरेक्ट अमेंडमेंट वाला फोल्डर खोल लिया। वैसे आप कहोगे तो मैं आरटीपी खोल के भी दिखाता हूँ, उसके 2 पार्ट्स ही होंगे, पहला वाला पार्ट अमेंडमेंट्स का और नीचे फिर क्वेश्चंस। तो अमेंडमेंट्स के लिए क्या इशू होती है, ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये जो 2 नंबर का पेपर है नहीं, इसमें गलत क्या है? नहीं बेटा लिखा क्या है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो पेपर नंबर कौन सा है ना, उसके रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आपको बता रहे हैं। जैसे ये देखो अमेंडमेंट्स दिख रही है आपको, हमने तो अपनी बुक्स में कवर करी हुई है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है आपको अमेंडमेंट्स। अब जरा सुनना, अमेंडमेंट्स के लिए क्या आती है, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या? दिल से बोलते हो, बुलवाना कभी भी नहीं पड़ा, मैंने अभी देखा। अच्छा, अब मैं आपको नॉलेज की बात देता हूं। कई बारी ना अमेंडमेंट जब आती है तो इसमें एसओ लिखा होता है और कई बारी जीएसआर लिखा होता है। अमेंडमेंट्स आने में या तो कई बारी क्या लिखा होता है, एसओ, और कई बारी लिखा होता है जीएसआर। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? चलो, एसओ की फुल फॉर्म, एसओ की फुल फॉर्म और जीएसआर की फुल फॉर्म। अब कोई गूगल करके बताए तो फिर बात गलत है ना। चलो वैसे बताओ, एसओ की फुल फॉर्म क्या है? एसओ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी ऑर्डर। जयकार लगाओ, एसओ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी ऑर्डर। तो अगर आपको नोटिफिकेशन के अंदर अमेंडमेंट्स में एसओ वर्ड दिखे, इट मीन सेक्शन में अमेंडमेंट आई है, एक्ट में अमेंडमेंट आई है। समझ आ रहा है आपको? ये एक इशारा है किस तरफ का, कि भाई अमेंडमेंट्स किस में आई है, सेक्शन में आई है। समझ आ रहा है आपको? सेक्शन में अमेंडमेंट आई है। जीएसआर की फुल फॉर्म, क्रिश रहन दो। अच्छा, जीएसआर की फुल फॉर्म बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा। मुकुल है क्या लगा ना?
अच्छा आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं? अच्छा मैं कहा शायद इसकी फुल फॉर्म तुक्का लगाना, मैं कहा टी तो कहीं था ही नहीं, मैं कहा टी तो कहीं था ही नहीं भाई। चलो आप सबके समक्ष मेरी आवाज, इधर आओ। अच्छा बताओ आगे आगे, ये कहां से पता चला बताओ? ये जो तूने वीडियो देखी होगी ना, खा अपने नवंबर 24 की कसम। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू तो सीरियसली खा रहा है। इस समय तो शाही पनीर खाने का मन है, तुम कसम क्यों खा रहे हो? इधर आओ। बिल्कुल सही जवाब दिया है मुकुल ने। जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स अपने मन से दिए या नॉलेज से दिए या कहीं से बता के? फिर मैं क्लैप, तुम्हारे काम ही सुनने वाले बेटा, तभी तुम यहां सुनने आए हो। चलो इन्होंने कहीं सुना देखो हमारा टीचिंग प्रोफेशन कितना बढ़िया, बातें सुनाओ लोगों को, पैसा लेकर जाओ। बताओ जी बताओ, इससे बढ़िया क्या होगी? ऐसी मेरा घर पे होता है, वो मेरे को बातें सुनाते मैं पैसे दे देता हूं, रिश्ता वही, बात नहीं। स्टार प्लस। इधर आओ। जीएसआर बोले तो जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। बिल्कुल ठीक है मुकुल के लिए आप तालियां बजा देंगे बेटा जोरदार। चलो जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स मतलब रूल्स में अमेंडमेंट लानी है। अगर रूल्स में अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए जीएसआर जैसा शब्द यूज होता है। रूल्स में अमेंडमेंट लानी है, रूल्स भी तो चेंज होते हैं ना। अच्छा आप तो ये कहते हो किस्मत बदल दी, तो भाई हमने तो सेक्शन भी बदलता देखा और रूल्स भी। क्या आपको समझ आ रहा है बच्चे बात? हाँ जी पक्का वाला? हाँ एक्ट में आ रही है, बेसिकली एक्ट के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट आ रही है। तो अच्छा बेटा लास्ट कंपोनेंट अपना कौन सा कूलर? अपना कौन सा कूलर? जरा सुनना। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। पॉइंट समझना जरा। आपने फाउंडेशन में भी सर्कुलर पढ़ा हुआ, आपको पता है, अभी पढ़ाऊंगा आप समझ जाएंगे। स्टार्ट करें। देखो आप गूगल पे कोई भी वर्ड का मीनिंग सर्च करो, कोई भी वर्ड का मीनिंग सर्च करोगे तो मीनिंग एक से ज्यादा निकल आते हैं। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश की ये प्रॉब्लम कह लो, या मतलब एक वर्ड के 3 4 5 मीनिंग दिख जाएंगे आपको, सिनोनिम्स, है ना। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो ऐसे ही बताओ, लॉ तो इंग्लिश में ही लिखा गया, अब उस वर्ड के हो सकते हैं 2 मीनिंग हो। 5 लोग कह रहे हम तो ये वाला मीनिंग फॉलो करेंगे, 5 लोग कह रहे हम तो वो वाला मीनिंग फॉलो करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्योंकि लॉ बनाने वाले लोग अलग हैं और लॉ फॉलो करने वाले लोग, तो भाई दोनों के विचार, उसने लिखा इस सेंस में, उसने समझा उस सेंस में। होता है ऐसा या नहीं होता? लिखने वाले लोग अलग हैं और समझने वाले लोग, तो भाई उसने लिखा जिस सेंस में, उसने तो एक वर्ड का जो मीनिंग लेना चाहिए था उसने फर्स्ट वाला मीनिंग उठा के लिया, लेकिन आप एज अ पब्लिक जनता आप सेकंड में बता रहे हो गलत, तो वो भी मीनिंग नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स के और कुछ सेंटेंसेस के मोर देन 1 मीनिंग निकल जाते हैं। यस और नो? तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डिपार्टमेंट्स होगी, मिनिस्ट्री होगी, क्लैरिफिकेशन देने के लिए सर्कुलर इशू करती है कि इन वर्ड्स का मीनिंग ये मानना, इन वर्ड्स का मीनिंग, आवाज में दम नहीं, इन वर्ड्स का मीनिंग। यानी सर्कुलर्स किस लिए आते हैं? सर्कुलर किस लिए आते हैं जल्दी बताओ? क्लैरिटी देने, फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस, क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस। यानी ये कौन करता है? इशूड बाय द डिपार्टमेंट्स। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे सर्कुलर अपने कोर्स में पढ़ेंगे बेटा, इनकम टैक्स में भी। समझ आ रहा है आपको? इशूड बाय डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक कौन? मिनिस्ट्रीज, फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ
फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट, वर्ड्स हो गए या सेंटेंसेस हो गए? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आपने सुननी है। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट क्यों इशू करेगा, कब इशू करेगा? दो सिचुएशन है। पहली बार ना मिनिस्ट्री को बहुत सारी ईमेल्स जाती हैं। क्या जाती हैं? ईमेल्स, कि इस वर्ड को लेकर ना मार्केट में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आप बताओ क्या है इसका मीनिंग। तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उस वर्ड पर क्लैरिटी देते हैं। तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उस वर्ड पर क्या देते हैं? क्लैरिटी। और कई बार सुओ मोटू, सुओ मोटू, एक बार बोलना पड़ेगा क्या? सुओ मोटू बोलना पड़ेगा क्या? जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या? मोटू बोल के मेरी तरफ क्या देखा है तुमने घूर घूर के? नहीं नहीं, एक बात सारी मैं नहीं बता रहा, पहले मेरे को बताओ सुओ मोटू। ओए ओए, इधर मेरी बात सुनो, मैं अब आपको बताता हूं। देखो आपके घर में ना आपके घर में या फैमिली में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है? दो तरह के बेसिकली बच्चे होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे वाले। एक वो जिन्हें ताने पड़ते हैं और एक वो जिनकी वजह से ताने पड़ते हैं। होते हैं दो तरह के, यस और नो? अब आप मुझे बता देना आप कौन से वाली कैटेगरी के हो बाद में। पहले एग्जांपल सुन लेते हैं। आपकी मम्मा आपको बोल रही होती है सीख अपनी बहन से, आज तक उसे बोलना नहीं पड़ा, अपना होमवर्क स्कूल का खुद कंप्लीट कर देती है और तुझे कह कह के थक जाते हैं, पर तेरा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता। वो आकर अपनी ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखती है और तेरी ड्रेस सुबह अगले दिन मिल ही नहीं रही होती है। 8 बनने को 5 मिनट है, 10 मिनट ऑलरेडी लेट है और अभी सॉक्स नहीं मिल रही और शूज का एक शूज नहीं मिल रहा। याद है वो दिन? और बताओ स्कूल की नोटबुक तो पता ही नहीं है कहां पर है भाई, ढूंढो। सुबह सुबह रायता फैला के जो तुम भागते थे, याद करो। अभी अभी याद आया वो दिन? वही तो दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपना काम खुद कर लेते हैं और एक वो जिनको कह कह के भी थक जाओ वो अपना काम नहीं करते। तो अपना काम जो खुद कर लेते हैं यानी ऑन इज ऑन मोशन, उसको कहते हैं सुओ मोटू। सुओ मोटू का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन। आपको कहना नहीं पड़ा, आपने खुद करा। हमने ईमेल्स के थ्रू कहा तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी और कई बार डिपार्टमेंट को खुद ही लगता है कि हमें क्या देनी चाहिए? क्लैरिफिकेशन। तो सुओ मोटू वर्ड का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन। जयकार लगाओ, क्या? यानी कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही कर रहे हैं। आप सबको बोलना पड़ेगा सुओ मोटू वर्ड का मतलब क्या है? समझ आ रहा है आपको? तो सर्कुलर्स वगैरह की बातें यहां तक के पॉइंट समझ आ गया आप सबको? ऐसा करो, रजिस्टर बंद करो, आराम से रिलैक्स होके बैठो। मैं पूरी क्लास आपसे सुनने वाला हूं। कहीं तो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए माइंड से, सीढ़ियां चल रहे हैं, वेट कर, 7 मिनट की वेटिंग है। अच्छा, अभी मेंटली यहीं रहना है, फिजिकली तो आप हो, मेंटली भी यहीं रहो। अभी एक बार जो क्लास में हो एक बार जयकारा लगाएंगे। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। लॉ के कितने कंपोनेंट्स है बताना, स्टार्ट करो बेटा। 8। लॉ के 8 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम एक्ट का मतलब, अच्छा जब अगर मैं बात करूं रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट की तो आप स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में किसको बुलाया जाता है? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री को क्या कहा जाता है? इस पर क्या लिखो? रूल्स। वो सारे जो रूल्स लिखेंगे, वो सारे जो रूल्स लिखे जाएंगे उनको टुगेदरली नोन एज क्या? प्रपोज ड्राफ्ट या बिल। और ये प्रपोज ड्राफ्ट और बिल लेकर हम कहा जाएंगे? लोअर हाउस में। अगर पास हो गया तो फिर अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे? तू हाँ कर या ना कर। कितनी बारी ना कर सकता है? और अगर एक बारी उसने वो वाली पावर का इस्तेमाल कर दिया तो बताओ बेटा, फिर हम पूछेंगे रीजन तो बता। ना कर दे कोई बात नहीं, पर रीजन तो बता। तो प्रेसिडेंट रीजन बताएगा तो फिर रीजन के बाद हम अपने बिल को क्या कर लेंगे? मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड करके वापस कहां भेजेंगे? फिर
अब रिजेक्ट हो सकता है? वन टाइम ऑफर थी वो सिर्फ। अब बताओ बेटा, आप वो जैसे ही उस पर साइन करेंगे तो ये बिल क्या बन जाएगा? और एक्ट अब क्या होगा? नोटिफाइड इन द, और डेट या तो बताई जाएगी या नहीं बताई जाएगी। अगर बताएगी तो वो डेट से एप्लीकेबल होगा, और नहीं बताएगी तो। अच्छा, एक्ट के नेम को क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइटल। और एक्ट में हमेशा जो ए होगा कैपिटल वाला होगा, और ईयर हमेशा असेंट ईयर ही होगा। समझ आ रहा आपको? और एक्ट में लिखे गए पैराग्राफ्स इज नोन एज सेक्शन, और पॉइंटर्स जो सब पॉइंटर्स है बेसिकली, सब पॉइंटर या तो क्या होंगे? सब सेक्शन या। अच्छा, अगर सब पॉइंट्स में आपस में कुछ तो है देन इट इज, अदरवाइज। अच्छा, जनरली कौन से में होते हैं ये? डेफिनेशन होती है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होती है, तो सबका कोई आपस में मीनिंग नहीं होता। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद सेकंड कंपोनेंट कौन सा पढ़ा था हमने? अच्छा, रूल्स का मतलब रूल्स मेड बाय द, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड देयर पावर टू द मिनिस्ट्रीज। और जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर कौन सा? 469। सेक्शन नंबर कौन सा? 469, जो कहता है कि हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर सीजी के पास है, बट सीजी ने ये पावर एमसीए को दे दी है। यहाँ तक का पॉइंट समझ आया आपको? अच्छा, फिर ये जो रूल्स हैं इसके लिए हमें पार्लियामेंट जाना होता है या नहीं जाना होता? सिर्फ मिनिस्ट्री बनाकर क्या करेगी? नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। और जनरली इसमें 5 चीजें लिखी होती हैं। पहला, बोलो पड़ेगा, पहला। दूसरा, प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन। कहीं नहीं, सारा बोलो मेरे साथ दोबारा, क्या? तीसरा, एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन। फोर्थ, फिफ्थ, फुल डिटेल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। याद आया आपको? अच्छा, फिर मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में जो रूल्स है उनकी फ्रेमिंग कैसे है? द कंपनीज ब्रैकेट में, फिर कुछ समझ आ गया आपको? पक्का वाला? अच्छा, रूल्स के बाद अगला कंपोनेंट क्या? और दूसरा बाय लॉज। दोनों कौन बनाती है? कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है? उनमें से 3। पहले का नाम, दूसरे का नाम, दूसरे का नाम, हाँ, तीसरे का नाम IRDA, है ना? अच्छा, ये जो है ये रेगुलेशन जनता के लिए बना रहे हैं तो रेगुलेशन होगी, और रूल्स अगर अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो। याद आ गया आपको? फिफ्थ कंपोनेंट का नाम होता था, फिफ्थ कंपोनेंट का नाम होता था आर्टिकल नंबर 123, यानी 1-2 का 3, नॉट 4, 1-2 का 3। अगर हम देखें तो वो बताता है कि प्रेसिडेंट के पास टेम्परेरी लॉ बनाने की जरूरत पावर है जब तक क्या नहीं होता? परमानेंट, मतलब पार्लियामेंट ओपन नहीं होता। और टेम्परेरी लॉ या तो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। पास हो गया तो ये परमानेंट लॉ बन जाएगा, अदरवाइज इस लॉ की डेथ हो जाएगी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ कंपोनेंट का नाम क्या था? ऑर्डर। कौन सा? शाही पनीर बटर नान खाओगे? क्या खाओगे? क्या करूं? ऑर्डर। ऑर्डर कौन से? सुप्रीम कोर्ट और समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें कितनी पार्टीज होंगी? 2। बर्थडे पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जो केस फाइल करेगा, जिस पर करेगा, प्लेंटिफ इज ऑल्सो नोन एज, और रिस्पोंडेंट कह देंगे। समझ आ गया उसको? डिफेंडेंट को। अच्छा, वर्सेस 2 तरह के होते हैं, स्लैश वाला या फुल स्टॉप वाला? नहीं, होते तो दोनों है। स्लैश वाला फॉर लिटिगेशन और स्टॉप, फुल स्टॉप वाला फॉर फाइनल ऑर्डर आ चुका है। हमारे कोर्स में फाइनल ऑर्डर जो आ चुके हैं। 6 के बाद 7 क्या था? नोटिफिकेशन, यूज्ड फॉर अमेंडमेंट्स, यूज्ड फॉर अमेंडमेंट्स। और नोटिफिकेशन इशू होती है हमेशा इन द, और इसके अंदर 2 तरह के शब्द मिलेंगे, या तो एसओ बोले तो, और स्टैट्यूटरी ऑर्डर जब भी किसी एक्ट में अमेंडमेंट लानी होती है, किसी सेक्शन में, सब सेक्शन में, किसी में भी। और जब रूल्स में लानी होती है तो क्या यूज होता है? GSR। GSR बोले तो जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। कुछ समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, इसके बाद हमने अभी पढ़ा कौन सा कूलर? कौन सा कूलर? सर्कुलर कौन इश्यू करती है? डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस। और ये सर्कुलर या तो ईमेल्स आती है उनको तब वो करते हैं, या फिर सुओ मोटो। व्हाट इज सुओ मोटो? आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें